हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हर एक एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में, डीएसएसबी, सीसीएल, हर एक एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं साइंस टॉपिक वाइज, और टॉपिक रहेगा 25 का सेकेंड पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। डाइजेस्टिव, एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारे टॉपिक का नाम रहेगा। पाचन, उत्सर्जन और श्वसन प्रणाली हिंदी में हम करने वाले हैं, और टॉपिक वाइज यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं साइंस को। और सारे एमसीक्यू रहेंगे। केवल 10 मिनट दे दीजिए आप साइंस को डेली। 10 मिनट की हमारी क्लास रहती है। 10 मिनट में आप साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली के डेली। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो के क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। तो जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? जल में घुलनशील यहाँ पर विटामिन होता है हमारा सी। तो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? हमारा विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो है हमारा, यह जल में घुलनशील है। सी ऑप्शन इसका रहेगा। और जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, दो तरह के विटामिन होते हैं। और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन, यहाँ से सी आया है ऑप्शन। तो और कौन से हैं जो जल में घुलनशील विटामिन है? तो इनके नाम आप याद कर लीजिए। एक तो बी, एक सी, एक एच, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील है विटामिन। और जितने भी बच गए ए, डी और ई और के, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी, सी, एच हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 2, दूध, जिसको बोलते हैं दुग्ध, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध को पचाने वाला जो है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा इनमें से? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। तो यहाँ पर जो दूध को पचाने वाला एंजाइम है वह है हमारा, क्या है? रेनिन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फिर से मैंने इसको ऐड किया है। यहाँ पर दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता लग गया कि यह दूध जो होता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, तो हमें यहाँ भी पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के काम आते हैं। तो जो ट्रेप्सिन होता है, ट्रेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। यह एक एंजाइम है, ये आपको पता लग गया, यह एक एंजाइम है। और पेप्सिन भी एक क्या है? पेप्सिन भी एक एंजाइम है। ठीक है फ्रेंड्स, एंजाइम है पेप्सिन भी। लेकिन जो इरेप्सिन है यह एक प्रोटीन है, यह एक प्रोटीन है। ठीक है फ्रेंड्स, एंजाइम ये भी है एंजाइम, और ये हमारा प्रोटीन है। और जो ये ट्रेप्सिन है, इसका क्या कार्य होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ट्रेप्सिन है एक पाचन एंजाइम है। क्या है? एक पाचन एंजाइम है, जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़कर उसे पचाने में मदद करता है। जो ये प्रोटीन होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाने में ये एंजाइम मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये है पेप्सिन, यह क्या है? यह एक क्या है? एंजाइम है। और इसका कार्य क्या है? भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए काम आता है। यह भी जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने के लिए काम आता है। यह पेट में जब ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है उस स्थिति में यह काम करता है। तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है, प्रोटीनों को पचाने के काम आता है। और यह भी टुकड़ों में तोड़कर प्रोटीन को पचाने के काम आता है। जो इरेप्सिन है यह एक प्रोटीन है। इरेप्सिन एक प्रोटीन है, और जो ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़कर कौन पचाता है? एंजाइम पचाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? जो दूध पिलाती है माता, तो उनको कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? 20 ग्राम, 30 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम। तो
तो यहाँ पर आंसर रहेगा 70 ग्राम की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं। और कमेंट करें कैसे क्वेश्चंस आपको लगे और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसी वयस्क कामगार के लिए दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य और कुल प्रोटीन खाद्य का क्रमशः तोल होना चाहिए। तो कितना तोल होना चाहिए? जो ये है एक वयस्क जो कामगार है, काम करने वाला है, तो दिन के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट खाद्य होता है और क्या होता है, कुल प्रोटीन खाद्य होते हैं। तो इसमें कितना तोल होना चाहिए, मतलब कितना उसको लेना चाहिए? 600 ग्राम और 600 ग्राम, 600 ग्राम और 420 ग्राम और 420 ग्राम और 600 ग्राम और 420 ग्राम और 420 ग्राम। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका आंसर रहेगा 600 ग्राम तो होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट खाद्य होना चाहिए 600 ग्राम और 420 ग्राम प्रोटीन खाद्य उसके अंदर खाने के अंदर होना चाहिए एक वयस्क कामगार के लिए दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बोतल का दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में जो माँ का दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं? मतलब उनमें क्या विशेषता पाई जाती है, क्या विशेष लक्षण होते हैं उनके अंदर? मतलब इसमें 1 2 3 4 करके दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस बताने इसमें से कुछ सही है कुछ गलत हैं। तो एक बार देख लेते हैं। वह दीर्घकाय नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, वह दीर्घकाय नहीं होगा। उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। हाँ जी, माँ के दूध में बहुत ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन होते हैं। और उनकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। असामान्य वृद्धि का कोई मतलब नहीं होता है, वृद्धि असामान्य नहीं होती है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका हमारा आंसर रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है? तो इनमें से एक है जो हमारा गलत है, तो वो हमें पता करना है। एस्कार्बिक अम्ल है, सकर्वी रोग को पैदा करता है, बिल्कुल एस्कार्बिक अम्ल है, सकर्वी से रिलेटेड है। और स्कर्वी विटामिन सी में आता है, यह रोग विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग। और थाइमीन जो है यह बेरी बिल्कुल सही बात है, यह इसका रासायनिक नाम है थाइमीन। बेरी रोग बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग और इसका रासायनिक नाम थाइमीन है, जैसे कि स्कर्वी का नाम है यहाँ पर एस्कार्बिक अम्ल। और विटामिन ए है, यह वरदांत होता है, नहीं, विटामिन ए की कमी से वरदांत नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम है वो भी आपको याद होना चाहिए, रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, ये भी आप याद कर लीजिए। और विटामिन के है, रक्त जमाने के काम आता है, बिल्कुल सही बात है, विटामिन के की कमी से रक्त का बहाव नहीं रुकता है, ये रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। तो विटामिन सी ये जो हमारा क्वेश्चन सी है, यहाँ पार्ट नंबर सी है इसका, ये बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है। तो विटामिन ए से वरदान नहीं होता है कोई भी, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये हो गए अपने 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्लीज़ 10 मिनट की क्लास है तो जुड़े रहिए। 10+ क्वेश्चन आज की क्लास में हमने रखे हैं, तो इनको भी कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होनी चाहिए। जो सामान्य औरत होती हैं और जो काम करती हैं तो उनके लिए जो प्रोटीन की दैनिक मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 37 ग्राम, 30 ग्राम या 40 ग्राम या 46 ग्राम। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 46 ग्राम की आवश्यकता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन और हमने किया था, दूध पिलाने वाली माँ को आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दिन में? तो 70 ग्राम उसके लिए होती है और यहाँ पर नॉर्मल होती है 46 ग्राम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो जो गोल्डन धान होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए
पाया जाता है? गोल्डन धान में विटामिन ए पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? जो भैंस का दूध होता है उसमें औसत वसा की मात्रा पूछी गई है। वसा की मात्रा कितनी होती है? 4.5%, 7.2%, 9.0% या फिर 10.0%। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 7.2% होती है। भैंस के दूध में औसत वसा होती है 7.2%। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अस्थि और दंत निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा होता है जो इसमें नहीं है? तो ये जो अस्थि है और दांत है, इनके निर्माण में सहायक पौष्टिक क्या तत्व कौन से होते हैं? यहाँ पर हमें बताना इनमें से नहीं है। इस नहीं का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड है। नहीं का बताना है हमें। तो मतलब 3 तो सही है, 1 गलत है। इनमें से हमारा फास्फोरस है, ये बिल्कुल काम आता है अस्थि और दांत निर्माण में। कैल्शियम भी काम आता है अस्थि और दांत निर्माण में। कैल्शियम तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये फास्फोरस और फ्लोरीन जो होता है ये भी हमारा अस्थि और दांत निर्माण में सहायक प्रोटीन होता है। फास्फोरस और फ्लोरीन और कैल्शियम, तीनों के तीनों नाम आप याद कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। और जो ये डी है आयोडीन, इसका कोई यूज नहीं होता अस्थि और दांत निर्माण में, तो ये होता है हमारा इसका डी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो लाइक करके जाना। और अभी ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। डेली हमारी 10 मिनट की क्लास रहती है, तो प्लीज जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेली आप दिन में अगर 10 मिनट साइंस के लिए निकाल लेते हो और जीके के लिए 10 मिनट निकाल लेते हो, तो टोटल 20 मिनट हुई। सारे दिन में आप 20 मिनट निकाल लेते हो अगर पढ़ने के लिए साइंस और जीके, तो आपका बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज भी हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यह है आपके लिए क्लास है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील हैं, जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन करवाया था आपको, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे दिमाग में, क्योंकि हमने किया था बी और सी और एच, ये होते हैं हमारे कहाँ जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर हमें बताना है, जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। और जितने भी बाकी रह गए ए, डी, ई और के, वे सारे के सारे हमारे वसा में घुलनशील आते हैं। तो यहाँ पर जल में घुलनशील पूछा था, तो ये आंसर हमारा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप डेली 10 मिनट आप निकाल लीजिए और डेली 10 मिनट आप साइंस जीके को दे दिए, साइंस जीके को दे दीजिए। और डेली 10 मिनट आप जीके को, शाम को अपनी जीके रहती है उसमें हम हर प्रकार की जीके कर लेते हैं। तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर जीके क्वेश्चन हम करते हैं। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे रहते हैं। डेली सुबह शॉर्ट्स भी हमारी रहती है फ्रेंड्स। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय। 8 बजे मिलते हैं। प्लीज़ टाइम से आप ज्वाइन करें। बाय।